लेकिन आज की फाइनल बेट देखते हैं, उसके बाद गोदरेज के कुछ और नंबर्स आएंगे, उस पर बात करते हैं। रजत बताइए। जी बिल्कुल, आज का स्टॉक है वेल्सपन इंडिया और बहुत चुनिंदा टेक्सटाइल कंपनियां ऐसी हैं जो निचले स्तर से बहुत स्ट्रांगली रिवाइवल कर रही हैं और आज के सत्र में बेट लग रही है वेल्सपन इंडिया पे। देखिए 2 हफ्ते हो गए हैं इस स्तर पे कंसोलिडेट होते होते, तो यहाँ से निचले स्तर से बहुत स्मार्टली और बहुत स्ट्रांगली पुल बैक कर सकता है। नतीजे जो आए थे उसमें भी 10% के आसपास की ग्रोथ जो है मुनाफे में दिखाई दी। 201 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी कंसोलिडेटेड बेसिस पे पोस्ट की थी और आय में 11% से ज़्यादा का इजाफा देखने को मिला था। इनफैक्ट टावल और बेड लेन इन दोनों ही कारोबार पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। कैपेक्स कर रही है कंपनी, उसका आने वाले समय के लिए फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखें, इंटरेस्ट बर्डन तो लगभग 60% के आसपास क्वार्टर बेसिस पे कम होता हुआ नजर आया है, जो कि नतीजों में एक बेहतर पॉइंट था। टेक्निकली 50 दिन की औसत के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से चला तो सीधा 109-110 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसी आधार पर अपने स्टॉप लॉसेस को 103-104 के जोन पे मेंटेन करें, लेकिन स्मार्टली और स्ट्रांगली मूव कर रहा है। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एवरेजेस दोनों के ऊपर आके काम काज करना शुरू कर देता है शेयर, तो काफी स्ट्रांगली अप्रिशिएट करता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 109 से 110 तक के टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके वेल्सपन इंडिया आप देखें तो आज हमारा फाइनल बेट है। स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी में एक बार फिर से कारोबार कर रहा है। रजत बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच थोड़ा सा मैं आता हूँ ऑयल गैस स्पेस में। बीपीसीएल की तो खैर बात हम कर ही चुके हैं जब सुमित वो स्टॉक्स की कैटेगरी लेके आए थे। देन ये पेट्रोनेट, लुक एट पेट्रोनेट, अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव हायर लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ। ओएनजीसी, आईजीएल, रिलायंस, आईओसी, ऑल इंडिया, कैस्ट्रॉल बिल्कुल अगर आप देखें स्थिर नजर आ रहा है। ओएनजीसी को देखिए डे हाई पर। बीपीसीएल में बात हुई थी कुछ देर पहले दलजीत हमारी, बट अगर मैं पेट्रोनेट को, ओएनजीसी को, आईजीएल को आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में अगर पूछना चाहूँ कि ये कहाँ आते हैं स्टॉक्स, पेट्रोनेट ने क्या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया दलजीत CY16 में, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? जी हाँ, इस स्पेस में हमारा पॉजिटिव व्यू और बाई कॉल्स हैं जो अपस्ट्रीम कंपनीज़ हैं, यानी कि ONGC, ऑयल और गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये चारों पर हमारा बाई कॉल है। और इनफैक्ट ONGC पे हमारा कॉन्ट्रेरियन कॉल काफ़ी लंबे समय से है। जब इन 195-200 गया था स्टॉक, तभी भी हमने रेकमेंड किया था बाई करने के लिए, मेनली बिकॉज हमें लगता है कि ONGC इस समय जो अपने वैल्यूएशन के बॉटम पे चल रहा है और आगे चल के यहाँ से क्रूड के प्राइसेस जैसे भी इम्प्रूव होंगे तो इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जो गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी का जो प्रॉब्लम ख़त्म कर दिया इन सब के लिए, जो काफ़ी हद तक ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए, मार्केट रिलेटेड हो गए, तो उससे भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा इन सबको है। तो हमारा लिए ONGC, ऑयल इंडिया और गेल और रिलायंस चारों बाई लिस्ट में है। इस बीच पावर स्पेस में दलजीत, आई मीन शायद ऑयल गैस के बाद पावर की बात जरूर छोड़ना चाहूँगा। आप देखिए इस बीच वीरेंद्र और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। कल हमने बात की थी आदित्य बिरला ग्रुप के रिस्ट्रक्चरिंग की और उस पर आज 5:30 बजे कुमार मंगलम बिरला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी खबर आई है, आज शाम को 5:30 बजे कुमार मंगलम बिरला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं और इसमें ग्रासिम के रिस्ट्रक्चरिंग पर बातचीत होगी। ग्रासिम आज भी इनफैक्ट 300 रुपये नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी खबर आई है कि 5:30 बजे आदित्य बिरला समूह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कुमार मंगलम बिरला खुद इसे एड्रेस करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर। इनफैक्ट दलजीत, कल ये खबर जब आई थी उसके बाद हमने देखा जो जिस तरह का ट्रेंड हमने आदित्य बिरला नुवो पर भी और ग्रासिम पर भी देखा था। नाउ ऑब्वियसली देयर इज सम रिस्ट्रक्चरिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन, विल हैव टू सी क्या है वो, लेकिन ग्रासिम पर आपका व्यू क्या है? देखिए, अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग से पहले आप बोलते तो हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जो उनका सीमेंट का बिजनेस है बेसिकली 65%, ग्रासिम इज़ नथिंग बट 65% ऑफ अल्ट्राटेक एंड रेस्ट इज़ VSF। दोनों ही बिजनेसेस में कंपनी अच्छा काम कर रही है। सीमेंट का हम सब लोग जानते हैं कितना बुलिश व्यू है और VSF में भी प्राइसिंग इनको अच्छा मिल रहा है। तो ग्रासिम में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी ये जो कल से खबरें चल रही हैं और जिस तरीके का वो इसमें कुछ और बिजनेसेस मर्ज करेंगे जिससे होल्डिंग कंपनी टाइप का बन जाएगा स्ट्रक्चर, तो उसमें फिर वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो सकता है। वो देखना पड़ेगा शाम को किस तरीके का अनाउंसमेंट आता है। आज अभी इनफैक्ट एज वी स्पीक इसकी बोर्ड मीटिंग चल रही है, तो देखना होगा क्या निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल मार्केट में एक डिबेट जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो चल रहा है बुल्स वर्सेस बेयर का, बिकॉज दोनों के अपने अपने पक्ष हैं यहाँ पर। कोई कह रहा है कि ये अच्छा मौका है ख़रीदने के लिए क्योंकि भारत अकेली सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकोनॉमी है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, इकोनॉमी डेफिनेटली अच्छी है।
सुन लेते हैं एक बार व्यू क्या है कुछ बड़े जानकारों का, उसके बाद इस खबर पर फिर से लौटते हैं। My point is, market is always going to give you a lot of opportunities. All the time. In February this year, market fell very sharply, as we know. And at that point, a lot of stocks in that 1 week lost maybe 20-30%. Right. वहाँ से वो डबल ट्रिपल हो गए हैं पिछले 5-6 महीनों में। तो ये तो एक दस्तूर है बाजार का, ऊपर नीचे होता रहेगा। By and large, in my view, interest rate scenario globally cannot change. ये कहते रहते हैं लेकिन बस का नहीं है कि रेट हाइक हो। दुनिया में कहीं भी कोई ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब है कि equities will always remain a more attractive option for people rather than fixed income, which means the money will keep coming to chase higher returns. I mean, that is very simply the broad macro arithmetic. उसके बीच में हम well positioned हैं, पैसे का एक लायन शेयर हमको आता रहेगा, उस पैसे को हम ठीक से थोड़ा इस्तेमाल कर ले, I think we'll be okay. We shouldn't be surprised if there's a correction in the near future. Market never runs one way. And if there is a correction, I would think it's not bad. It will give an opportunity to new investors who have not been able to make an investment thus far to come into the market. But overall, there is no denying the fact that if there is consistency of legislation, if there is consistent growth, whether that growth is 7% or 9% doesn't matter. India will still be the only country growing at that level, and the world liquidity will move towards India. I would argue that the market is nicely positioned for a stable growth from here onwards. लेकिन आई थिंक ये बुल वर्सेस बेयर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को इस वक्त ग्रासिम लग रहा है। अब देखिए दलजीत है भी दलजीत, अब आपको इनफैक्ट नताशा पहले मैं आपकी राय भी चाहूँगा, आपको पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? द पॉसिबिलिटी विद ग्रासिम एक अगर आप देखें एंगल इसको देखने का ये है कि इसका आदित्य बिरला नोवो के साथ इसका मर्ज कर दिया जाए और आदित्य बिरला नोवो से जो फाइनेंशियल कारोबार है उसको अलग करके हैव अप करके आप जाएं। आपको पॉसिबिलिटी क्या लगती है? इट्स अ गेस वर्क, कंप्लीटली इट्स अ गेस वर्क। आपकी पॉसिबिलिटी क्या कहती है? I would not really like to speculate on it क्योंकि अभी तक उस पर कोई व्यू आया नहीं है। ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस डेफिनेटली ग्रासिम अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि सीमेंट का अगर आप पॉसिबिलिटी देखिए, इनफैक्ट उसका फ्यूचर देखिए कंट्री में, गिवन द ट्रैक्शन ऑन द हाउसिंग साइड, ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर इस कंपनी को एक होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, जो कि एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक तो यही लग रहा है कि उसको होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, तो इस एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट लग जाता है। तो इट्स बेटर नॉट टू स्पेकुलेट एंड बेटर टू गेट डिटेल्स बिफोर कमेंटिंग ऑन इट। दलजीत, आप कुछ कहना चाहेंगे इसी मुद्दे पर? देखिए, हमने बहुत समय पहले आदित्य बिरला नोवो पे एक रिपोर्ट निकाला था जब ये लिखा था कि ये एक स्टोर वैल्यू ऑफ मनी है। इसमें इतना इनहेरेंट कंपनी में पैसा है कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, और अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में मैनेजमेंट ने कुछ किया नहीं, और अब जब करने आए तो भी वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या जो एक लॉजिकल लगता है वो ऐसा नहीं करना चाहते। जो आदित्य बिरला नोवो के जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं उनको अगर हम ग्रासिम में डाल देंगे तो बेसिकली हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम खाली नाम बदल रहे हैं। फिर जो कुछ आज एबी नोवो में भी तो वही है, आप फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग करके लिस्ट करिए, टेलीकॉम ऑलरेडी लिस्टेड है और उसको क्लीन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई है, तो चौथी कंपनी को, ग्रासिम को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे लॉजिक उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, एक्सेप्ट दैट कि वो अपने कंट्रोलिंग स्टेक को बनाए रखना चाहते हैं। तो आई थिंक उस केस में फिर मार्केट उतना वैल्यू नहीं देगा। अदरवाइज कंपनी ग्रासिम ऐसा, जैसा हमने पहले कहा कि हम लोग बुलिश हैं उसके ऊपर, सीमेंट की वजह से। VSF में वो एक मोनोपोली प्लेयर है तो उसमें भी हम बुलिश हैं, लेकिन अगर इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शन होगा तो उसमें फिर स्टॉक को रेटिंग नहीं मिलेगी। देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि खुद कुमार मंगलम बिरला अगर एड्रेस कर रहे हैं देन डेफिनेटली कुछ मीठी स्टफ होगा बात करने के लिए। पर सुमित है इस बीच हमारे साथ। क्या हो सकता है रीस्ट्रक्चरिंग, और रीस्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट आदित्य बिरला ग्रुप पर क्या हो सकता है, ये बताने के लिए सुमित क्विकली बताइए।
शुक्रिया मेहर। देखिए, पहली चीज़ तो फाइनेंशियल कारोबार को अलग करने की बातचीत हो रही है और एक नई एंटिटी एबी फाइनेंशियल करके, जिसके अंदर एबी मनी का तो कारोबार जाएगा ही, प्लस जो बाकी कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल बिजनेस है उसको शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा, एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि टेलीकॉम की स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले, क्योंकि आइडिया को भी अब कैश की ज़रूरत होगी, तो उस कारोबार को भी कुछ ऐसे कंसोलिडेट किया जाएगा कि कंपनी के पास प्रॉपर कैश हो कि वो आने वाले समय में जो स्पेक्ट्रम नीलामी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। एक कंसर्न जो मार्केट को बार बार दिखाई पड़ रहा है वो है ग्रासिम को लेकर। ये एक अनुमान ही लगाया जा रहा है कि ग्रासिम के पास जो कैश है वो शायद शिफ्ट होता दिखाई पड़े। करीब 2400 करोड़ रुपए के आसपास कैश है और शायद इसीलिए बाजार 2 दिन से लगातार उसको तोड़ भी रहा है। लेकिन हाँ, बाकी कंपनियों में एबी नूवो और एबी मनी, खास तौर से एबी मनी के लिए बहुत विन विन सिचुएशन, जितनी भी रिपोर्ट्स का आकलन किया गया उसके आधार में माना जा रहा है और इसीलिए लगातार 2 दिन से एबी मनी के शेयरों में भी एक जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। एक एस्पेक्ट ये भी है कि कंपनी का जो मेजर ग्रासिम के अंदर जो मेजर कंपनी का कारोबार है उसके अंदर विस्कॉस फाइबर, सीमेंट और केमिकल, स्पेशली सीमेंट कारोबार हो सकता है इसको भी कंसोलिडेट किया जाए कि अलग अलग कारोबार के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो इसको भी कंसोलिडेशन हो सकता है इसके अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, ये अहम है कि कंपनी शायद अपने फाइनेंशियल, सीमेंट, टेलीकॉम और विस्कॉस फाइबर या फिर टेक्सटाइल, इन दोनों कारोबार को लेकर भी कुछ घोषणाएं कर सकती है। तो इस तरह की क्या आउटकम आता है तो कहना अभी बहुत जल्दी होगा। लेकिन हाँ, ये 4 ऐसे कारोबार है जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की उम्मीद लगाई जा रही है। वाकई अगर देखिए तमाम पॉसिबिलिटीज़ थी जिस पर शायद हमने बात किया, आई मीन इसमें से कुछ हो सकता है उम्मीद है। और क्या, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अभी सिचुएशन, अभी बेट करना ना कि क्या होगा एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है। आई मीन कल जब ये सुबह खबर आई थी ना, आई मीन इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर विकास वो बैठ के ना आधे घंटे तक सोच रहे थे, एंगल निकालने की कोशिश कर रहे थे कि एंगल क्या निकालूं उसमें एग्जैक्टली। एंगल निकल जाएगा 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। इस बीच बीटीएसटी कॉल्स क्या है एक बार देख लेते हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया मेहर। शुरुआत करेंगे पुष्कराज कनेतकर की कॉल्स के साथ। उनकी पहली कॉल है हिम्मत सिंह सीडी के बारे में खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी है। टारगेट बताया 280 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 266 का। इनकी अगली पिक भी बीटीएसटी ट्रेड ही है, आरईसी पर बेट कर रहे हैं बुलिश। टारगेट बताया है 240 का और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं हम 215 का। ब्रिजेश सिंह की तरफ से पहली पिक है आज एफएमसीजी स्पेस से डाबर पर खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट बताया 302 का, स्टॉप लॉस नीचे में हम मेंटेन कर सकते हैं 284 का। इनकी अगली पिक केन इंडिया पर है और यहाँ पर ये एसटीबीटी ट्रेड रेकमेंड किया है इन्होंने। टारगेट बताया 174 का और स्टॉप लॉस हम ऊपर में लगा सकते हैं 192 का। एक ही प्रभाकर की तरफ से कॉल है वेल्सपन इंडिया पर, यहाँ पर खरीदारी के लिए सलाह दी है। टारगेट बताया 108 का, स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 102 का। और इनकी तरफ से जो आखिरी पिक आई है वो है BHEL पर और यहाँ पर ये बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। टारगेट बताया 128, स्टॉप लॉस हम ऊपर में मेंटेन कर सकते हैं 137 का। चलिए, तो ये अगर आप देखें कुछ BTC रेट से, शुक्रिया साक्षी। और कुछ स्टेट्स को देखते हैं एग्जैक्टली, आई मीन कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़। इसमें अगर आप देखें तो ये स्वाति होटकर का आइनॉक्स डेजर्ट विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 265, 248 का स्टॉप लॉस। थोड़ा ट्रेड थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड उसके लिए आपसे आप देखें इवनली पॉइज्ड है। इन्फोसिस पे आई थिंक इट्स अ बाय कॉल और इन्फोसिस पे दुनिया जहान बैट कर रही है इस वक्त। टारगेट 1110 का और स्टॉप लॉस लगभग 1065 का। और इनकी तीसरी कॉल है एशियन पेंट्स, इट्स अ सेल ऑन एशियन पेंट्स। आई डाउट टाइम 16 रुपये ऊपर का, थोड़ा संभल के, आई मीन ठीक है, वो भी एक आइडिया है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन 1090 का अगर आप देखें तो यहाँ पर लक्ष्य है। मेरे को एशियन पेंट्स पे अच्छी तरीके से याद है, ये 1020, 1040 या 980 पे एक हाउस व्यू आया कि एशियन पेंट्स पे पूरी कहानी ओवर हो गई है, क्रूड की जितनी स्टोरी बननी थी बन गई, बॉस इससे बाहर निकलो। फिर स्टॉक 880 तक आया। लेकिन आई थिंक मैं एक बार फिर से ये इनसे निकल के स्टॉक से अगर आप देखें निकल के बाहर आना चाहूँगा। और आई थिंक ग्रासिम के साथ पॉसिबिलिटी क्या है, 5:30 पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पॉसिबिलिटी क्या लग रही है इस वक्त। मुंबई से मेरे सहयोगी इस वक्त मनोज धारा है। मनोज, एग्जैक्टली आपको ये क्या फीलिंग मिल रही है, फिर जो आपने बातें सुनी हो एग्जैक्टली जो ग्रुप में हो रही हैं, क्या पॉसिबिलिटी है ग्रासिम के साथ छेड़छाड़ की? या पॉसिबली जो हमने एनालिस्ट से बात की वीरेंद्र, जैसे हम थोड़ी देर पहले सुमित और आप हम डिस्कस कर रहे हैं कि लार्जली सर्टनली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लगभग 5:30 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और यहाँ पे लेके एक्चुअली जो अनाउंसमेंट आएगी दैट इज समथिंग। बट एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग और स्पिन ऑफ को लेकर कुछ ये खबरें आ रही है। और इनफैक्ट एक येस्टरडे जैसे हम बात कर रहे थे कि लार्जली खबरें भी थी, मोस्टली अगर हम उसके बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो दैट इज ऑलरेडी हाइप्ड ऑफ सम बिजनेसेस, दैट इज बिरला म्यूचुअल फंड और बिरला सन लाइफ और लीडिंग बिजनेस एंड सिक्योरिटी बिजनेस जो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। बट लॉट डिपेंड्स अपॉन द स्वैप रेशियो और यहाँ से लेकर जो अरेंजमेंट्स एंड डील इज गोइंग टू कम आउट, जो एक क्लैरिटी आ जाएगी 5:30 बजे के करीब वीरेंद्र। बिल्कुल, चलिए तो क्लैरिटी आएगी 5:30 बजे के आसपास, नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन ग्रासिम इससे पहले पूरा पिटते हुए 6.5% नीचे। दलजीत, ओवरऑल आपका सीमेंट स्पेस पर व्यू क्या है?
ओवरऑल सीमेंट स्पेस पे व्यू पॉजिटिव है। जिस तरीके का हमने देखा डिमांड सिनेरियो पिछले 2-3 महीने में, वो काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इनके मार्जिन्स वापस आए। इवन छोटी कंपनियां जैसे प्रिज्म सीमेंट या मंगलम सीमेंट, उनके भी EBITDA पर टन जो है वो काफ़ी सब्सटेंशियली इम्प्रूव हुआ। तो इससे ये पता लगता है कि डिमांड के साथ साथ प्राइसिंग पावर भी है आपके पास। एक्सेप्ट साउथ इंडिया, बाकी जगह पे आपको अच्छा प्राइसिंग पावर भी मिला है। तो आई थिंक ये, और अच्छी बात ये है कि हमने हमेशा पहले देखा है कई सालों के साइकिल में कि जब मॉनसून बहुत अच्छा होता है तो उसके अगले 2 क्वार्टर जो हैं वो सीमेंट और पेंट वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि एक तो रूरल वालों के लिए पैसा उनके पास हार्वेस्ट का अच्छा आता है तो वो होम इम्प्रूवमेंट में लगाते हैं, और जो अर्बन है वहाँ पर क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारा ख़राब होता है घर वगैरह, तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये रीज़न है जहाँ पर अभी हमें लगता है कि अगले 2 क्वार्टर में सीमेंट के नंबर्स अच्छे आने चाहिए। और जो स्टॉक्स स्पेशली हमारे छोटे स्टॉक्स में कवरेज है, प्रिज्म सीमेंट और मंगलम सीमेंट, वहाँ पे दोनों में हमारा बाई बना हुआ है, वो अभी जारी रहेगा। जो बड़े स्टॉक्स हैं वहाँ पे रनअप ज़्यादा हो गया तो वो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कंफर्ट नहीं है, बट वहाँ पे भी करेक्शन आएगा तो वापस बाइंग करेंगे। ओके दलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखें अपने। इस बीच अगर आप देखें MRF के नतीजे आए हैं आपके स्क्रीन पर, आप देखें, और मुनाफा 490 करोड़ रुपये वर्सेस 480 अगर आप देखें इस क्वार्टर में। आई मीन ये शायद YOY बेसिस पे फिगर है, बट लुक्स क्वाइट फ्लैट, बहुत अगर आप देखें फ्लैट नज़र आ रही है फिगर। और बाकी नंबर्स आएंगे उसके बाद थोड़े से इसके अगर आप देखें बारीकी से अध्ययन करेंगे। लेकिन द टाइमिंग फिगर एज पर बॉटम लाइन कंसर्न बिल्कुल फ्लैट, और आई थिंक टिक बाई टिक चार्ट्स पर उसका रिएक्शन दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। आय करीब 3481 करोड़ वर्सेस 3477, दैट मीन्स आपका जो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन है, वो YOY बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट लाइन एग्जैक्टली अगर आप देखें उसका इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पे 1.25% स्टॉक नीचे अब 36,250 के स्तर पर। लेकिन 1-2 स्टॉक्स देखते जाइए धीरे धीरे जो कि अब जोरदार तेजी पकड़ रहे हैं हर स्पेस में। अजंता फार्मा इन फार्मा स्पेस लीड करता हुआ स्टॉक, एक बार प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, अभी इसकी तो ये हवा में लग चुका है अब नीचे की तरफ। बाकी एक आप देखिए अजंता, आज की लीडर देखते जाइए जरा एक बार आप, अजंता फार्मा 3.25% ऊपर। टेक्नोलॉजी में देखिए आज मिड कैप IT में हेक्सावेयर, इसने अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव। फिर तीसरा स्टॉक देखिए, तीसरे स्पेस से BPCL 2% के गेंस के साथ इसने फिर लीड किया। FMCG में आज ब्रिटानिया का कोई अगर आप देखें सामी नहीं था, इसने लीड किया, 3.5% ऊपर रहा। हालांकि मैकडोनल्ड्स भी अगर आप देखें करीब 5% ऊपर था। उसके बाद देखिए आप एक वोल्टास इन द कैपिटल गुड स्पेस करीब 4.5% ऊपर। और देखिए अभी आधा घंटे पहले मैं स्टॉक का जिक्र भी कर रहा था, धीरे 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 अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च तौर पे फाइनेंस स्पेस में देखिए आप NBFCs में दीवान हाउसिंग, आई मीन हर रोज चार्ट्स पर आप देखें हम शायद एक बार डाउट करते हैं कि ये अब धीरे धीरे ओवर वॉट ट्रेजेक्ट्री मारा, बट नो नॉट एट ऑल। ये बाजार आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए करीब 6 रुपये अभी भी स्टॉक ऊपर है। IDBI बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, ये कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था अगर आप देखें, ऑलमोस्ट डिहाई पर। ऑटोमोबाइल्स में अगर आप देखो तो आई थिंक एक एक्सपेंसिव स्टॉक है आयुष्मान मोटर्स, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मूव इस काउंटर ने दिया। और आई थिंक पूरे ऑटो स्पेस में जहां पे आज थोड़ी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, सीमेंट में मिड कैप में इंडिया सीमेंट्स स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। ऑलमोस्ट आप देखिए डे हाई की ट्रैजेक्टरी में करीब 122.60 पे। उसके बाद अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर्स में UPL ने अपना काम बखूबी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंस्ट्रक्शन स्पेस में आप देखिए जो थीम रही आज बाजार की वो थी IRB, 2.5% स्टॉक ऊपर रहा, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। और अगर आप और कुछ स्टॉक्स को देखें जिनमें अच्छा मूव था, उसमें मैं कह सकता हूँ एक PC ज्वेलर्स, इसने ठीक ठाक किया। NHPC और AB Nuvo अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये टेक्सटाइल स्पेस में इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। तो ये कुछ आज के अगर आप देखें स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स थे। निफ्टी करीब आप देखें 20 अंकों पर। देखिए आज की क्लोजिंग में सिर्फ हमने जो सुबह बात की थी ना, हमने सुबह पहला पॉइंट क्या लिखा था जी बिजनेस पे, आप 8 बजे आपको याद होगा, सतर्कता ज़रूरी है। FIs की ट्रेडिंग पैटर्न से, उनके ऑप्शंस में उनके पैटर्न से लग रहा है कि थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और देखिए उस कॉशियस अप्रोच के साथ इसने 8540 से U-टर्न ले लिया, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी। तो एक दायरा बना लिया इसने एक एक्सट्रीम रिस्क जोन बना लिया है 8500, और उससे ऊपर एक 8540 पे ठहराव का लेवल आएगा, और ऊपर 8680, 8640। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आई थिंक क्लोजिंग हो चुकी है। निफ्टी करीब 19 अंकों पर 8594 पर वर्सेस हाई ऑफ 8601। दैट मीन्स हम डे हाई की बिल्कुल एक्सट्रीम हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास बंद हुए में बिल्कुल। चलिए इस बीच जिस तरह की क्लोजिंग हुई है, कम से कम ये ज़रूर है कि अपने हाई लेवल पे आके
मार्केट बंद हुआ है। 8600 हालांकि ये डिसाइसिवली पार नहीं किया इसने, पर जैसी आज की क्लोजिंग है, क्या कहेंगे आप नताशा आज की क्लोजिंग पर? देखिए 8540 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और जब तक कि उसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता तब तक जो मार्केट है इट शुड रिमेन इन द पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। लेकिन हैविंग सेड दैट 8600 पे को जब तक क्रॉस नहीं करता है मार्केट, तो जो एक वो सेंटिमेंटल फैक्टर है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है कि वो रेंज बाउंड ही रहने चाहिए। बट ओवरऑल आज का क्लोजिंग गिवन द फैक्ट कि मार्केट्स ने ऊपर की तरफ की ट्रेंड किया है, दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव। शुक्रिया नताशा। और देखिए मार्केट ने आखिरी के 1 घंटे में डिफरेंट किया, एक बार प्लीज आप सेक्टर्स दिखा देंगे, बहुत डिफरेंट किया जो कि इसने आज 9:15 से लेकर 2:30 के बीच में किया। अब देखिए ऑटोमोबाइल्स और बैंकिंग और सीमेंट को छोड़ दो, हालांकि ये बहुत मजबूत कड़ी है, लेकिन अंतिम दौर में टेक्सटाइल ने अपना रूप बदला, रियल्टी ने बदला, पावर स्पेस ने बदला, फाइनेंस स्पेस। देखिए फाइनेंस और एफएमसीजी और टेक्सटाइल ये 3 स्पेस थे ना जो बाजार को नीचे से अगर आप देखें ऊपर की तरफ लेके आए। तो ये आई थिंक एक थीम जिस पर आप नजर रखिएगा। राजेश इस क्लोजिंग पर आए आपकी? देखिए मुझे लगता है कि क्लोजिंग एक्सपेक्टेड लाइन पे हुई है। जैसे मॉर्निंग में आफ्टरनून में हमने शो शुरू किया तब निफ्टी वाज ट्रेडिंग समवेयर नियर 8540 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ टेक्निकल पुल बैक। मुझे लगता है कि लाइक वी ऑल आर शेयरिंग द सेम व्यू। आई थिंक कि मार्केट एक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा। कल के लिए अगर यहाँ पे व्यू लेना है तो मुझे लगता है कि कल 8570 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है तो मे बी मॉर्निंग सबड्यूड हो सकता है। 8570 टेस्ट करके आई एम एक्सपेक्टिंग माई टारगेट 8660 8670 कल परसों तक हिट होना चाहिए। लेकिन कल तो फ्राइडे, तो यू कैन से मंडे तक हिट होना चाहिए। चलिए शुक्रिया राजेश, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी काउंटर्स और इंडिसेस पे रखी तो एक अच्छी क्लोजिंग आप कह सकते हैं हमें, ये रिस्पेक्टेबल जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा था मार्केट। और 5:30 बजे का जरूर इंतजार करिए अगर आप ग्रासिम में इन्वेस्टेड हैं तो एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आई थिंक रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं।